आप 18 साल हो गए जॉब कर लीजिएगा तो नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का जो 21 साल मिनिमम चाहिए 17/5/2021 से पहले का यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो प्लीज बनवा लीजिए, आपके सेफ्टी के रिस्क मत खेलिए। वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। थर्ड बीएसएस सीजीएल का वैकेंसी फाइनली आ चुका है। काफी लंबा इंतजार रहा है इस वैकेंसी को आने में और 2 दिन के बाद इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो छात्रों के दिमाग में हॉन्ट कर रहे हैं, नए हो या पुराने छात्र जो भी हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नया जानकारी जरूर है। और ये जानकारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इस बार जो फर्स्ट बीएसएससी का जो काउंसलिंग करवाने के लिए छात्र गए थे उनको कितना सर फुटबॉल करना पड़े था, उन्हीं से जाके पूछिए। तो ऐसी नौबत आपके साथ नहीं आए, इसलिए अभी जान ले ताकि आप लोग फॉर्म भरने से पहले उन सारे चीजों को जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लें। महत्वपूर्ण चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, ठीक है ना, अपीयरिंग वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका कब तक का लगेगा, एज का कट ऑफ क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ क्या है, एनसीएल वगैरह जो है वो कब का आपको लगेगा, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो है ये नया लगेगा तो कब का लगेगा। और महत्वपूर्ण चीज ये कि जो 35% आरक्षण है, क्या इसमें बाहर के यानी कि अदर देन बिहार स्टेट के महिलाओं को भी इसमें मौका मिलने वाला है या नहीं, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद इसके सिलेबस को भी देखेंगे और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। ये जो बीएसएससी सीजीएल 3 का भर्ती है 2022 आ चुका है। 8 साल का लंबा इंतजार है। टोटल सीट कितना है, 2187 है। लेकिन ये सीट आपको बढ़ सकता है जब इसका पीटी एग्जामिनेशन डेट होगा। उससे पहले तक यदि कोई अधियाचना बीएसएससी को चल जाती है तो वो इसको इंक्रीज कर देगी। सेम पैटर्न को फॉलो की है जैसा 67 बीपीएससी में बीपीएससी के द्वारा फॉलो किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए कि जो 2187 है ये थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे, 2500 तक चला जाए, ठीक है ना। तो जितना बढ़ेगा उतना छात्रों के लिए अच्छा ही रहेगा। फॉर्म अप्लाई आपको 14/4/2022 से शुरू होने वाला है और 17/5/2022 तक चलेगा। अब सवाल यह है कि क्या फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ भी सकता है। बिहार में तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक बार में तो कोई फॉर्म अप्लाई होता नहीं है, बढ़ता ही है, ठीक है ना। बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज आपको अपने दिमाग में अभी नहीं रखना है। अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम 14 से लेकर के 17 के बीच में अपने फॉर्म को फिलअप कर दे, ठीक है ना। और लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो जानकारी आपको बिल्कुल क्लिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ सीटों के बाद जानकारी हम लोग जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट है इसमें सचिवालय सहायक, जो कि 1360 पद है। लेवल 7 का ये जॉब होने वाले। और इसके संबंध में मैंने 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने अपार प्यार दिया था। उसमें मैंने बहुत चीजें डिटेल से बता दी है, खासकर इस पोस्ट के बारे में, सचिवालय सहायक के बारे में। 1360 सीट ये पहली बार है, बहुत दिन के बाद इतना आया है। इससे पहले जो सेकंड बीएसएससी सीजीएल में आया था वो करीब 300-350 के आसपास था, ठीक है ना। लेकिन ये 1360 डायरेक्ट वैकेंसी आपको होने वाली सचिवालय सहायक में। तो सबसे मतलब पूरे इस वैकेंसी का थर्ड सीजीएल का जो सार है वो यही मतलब की सीट है, 1360 सीट, ठीक है ना। और इसमें आप ग्रुप बी का ये जॉब है, ग्रुप बी से शुरुआत करके इसमें प्रमोशन पार करके आप संयुक्त सचिव यानी कि डीएम लेवल तक पहुंच सकते हैं। उससे ऊपर भी है लेकिन उसको छोड़िए, लेकिन आप डीएम लेवल तक के पोस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं यदि आपका उम्र अच्छा खासा है, यानी कि आपका कम उम्र में यदि आप ये जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद अंकेक्षण, बाकी के पद जो है इसमें बहुत नॉर्मल से हैं। अंकेक्षण के अच्छा लेवल 7 में एक और पद है आपको, योजना सहायक 125 है और बलिदान निरीक्षक के भी 74 है, तो ये दोनों भी लेवल 7 में है। उसके बाद 256 है अंकेक्षक सहयोग समिति में, ये लेवल 5 का है। और अंकेक्षक निदेशालय में 370 है, ये भी लेवल 5 का है, ठीक है ना। मेन सीट आपको सचिवालय सहायक 1360 है। उसके बाद 2 और लेवल 7 में योजना सहायक और बलिदान निरीक्षक है, बाकी अंकेक्षण का है। एक चीज और यहाँ पे आप समझिए कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल का यदि किसी ने फॉर्म भरा होगा तो हमको पता होगा कि उसमें वांछित योग्यता, तकनीकी योग्यता, इस तरह के पोस्ट का उसमें मर्जाइजेशन था। फर्स्ट बीएसएससी का इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था कि लोग परेशान हो गए वांछित योग्यता में, तकनीकी योग्यता में, इधर सर्टिफिकेट करना उधर सर्टिफिकेट करना, उनको गलत गलत काम करना पड़ा था सर्टिफिकेट का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन ऐसी बाध्यता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपको नल एंड वॉइड में एक ही चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तकनीकी और वांछित योग्यता का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मात्र एक पोस्ट है जहां पर भी मतलब एक पोस्ट है जिसमें किसी की संख्या 2 है, वहीं पर आपको तकनीकी और वांछित योग्यता चाहिए। और वो क्या है, आपको डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी का है, वित्त विभाग में है। मात्र 2 पोस्ट है, लेवल 6 का है यहाँ पे। यहीं पे आपको बीसीए या उसके समकक्ष पीजीडीसीए ये सब आपको वांछित योग्यता चाहिए। बाकी आपको कोई पोस्ट के लिए इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास है, मतलब आंख मूंद के आप एलिजिबल हैं। तो अच्छी बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वैकेंसी है, बहुत तरह के वैकेंसी को यहाँ पे मर्ज नहीं किया गया। नो टाइपिंग, नो मतलब सर्टिफिकेट, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको
ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी और डिटेल से चाहिए तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएगा। और यदि आपको ये भी जानकारी चाहिए कि दरोगा और बीएसएससीजीएल में कौन सा पोस्ट बेहतर है, तो उसके संबंध में एक वीडियो बना दिया है, उसको भी आप लोगों ने काफी प्यार दिया, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपको इस वैकेंसी के सीटों की संख्या के बारे में, अप्लाई अपडेट आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं इसके सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। तो आपको सीधी से पहले बता दिया कि नल एंड वॉइड आपको कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कब का होना चाहिए, तो आप अपीयरिंग तो नहीं भर सकते हैं इसमें, लेकिन पीटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एज ऑफ नाउ अभी के अनुसार पीटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 मई है। तो 17 मई तक यदि आपने एग्जामिनेशन कोई दिया है और आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ जाते हैं। सर्टिफिकेट आने का ये मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाए, सर्टिफिकेट आपको 1-2 साल बाद में मिलता है, लेकिन आपके मार्कशीट आने चाहिए, ठीक है ना, रिजल्ट आ जाने चाहिए। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए 17/5/2022 से, उनके लिए जो अभी हाल फिलहाल में पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो एलिजिबल है। तो ये तो हो गया आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नल एंड वॉइड सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अपीयरिंग वालों को यहाँ पे कोई चांस नहीं है, नो चांस फॉर अपीयरिंग, ये चीज भी आपने जान लिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एजुकेशनल के बाद एज पर। एज का कट ऑफ क्या है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको एज के कट ऑफ में कि इसका एज कट ऑफ 1/8/2021 1 साल पहले का एज कट ऑफ निर्धारित किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेंसी बहुत दिन से अटकी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए एज का कट ऑफ भी आपको पीछे करके दिया जा रहा है, ताकि ऐसे छात्र जो लगातार तैयारी कर रहे थे 2 साल से 4 साल से 5 साल से, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया, एज एक्सपायर करके, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए, ठीक है ना। तो एज का कट ऑफ आपको 1/8/2021 में निर्धारित किया गया है, मिनिमम 21 साल। जी हाँ, अब ये दिमाग में आप रख लीजिए, मिनिमम आपको 1/8/2021 तक 21 साल आप पूर्ण जाने चाहिए। अब ये सोचिएगा कि आप 18 साल हो गए जॉब कर लीजिएगा, तो नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का जॉब है, इसलिए आपको 21 साल मिनिमम चाहिए। बीपीएससी में सिर्फ जो डीएसपी का पोस्ट होता है वहां पे आपको 20 साल मांगा जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको मिनिमम 21 साल चाहिए। इसीलिए दिमाग में 18 साल दिमाग में वाले में रखकर मत चलिएगा, 18 साल से काम नहीं चलेगा, 21 साल आपके मिनिमम होने चाहिए। कब, 1/8/2021 तक। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज भी आपको 1/8/2021 तक हो जाना चाहिए। कितना, आप यूआर मेल है तो 37 साल, यूआर फीमेल है तो 40 साल। उसके बाद यदि बीसी या ईबीसी मेल फीमेल दोनों है तो आपको 40 साल, और यदि एससी एसटी मेल फीमेल है तो आपको 42 साल, इतना होना चाहिए। ये एज का कटअप भी आपको 1/8/2021 ही है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक और फायदा आप लोगों को होने वाला है, छूट मिलने वाली है, वो ये कि मान लीजिए कोई छात्र, वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनका एज का ये है मैक्सिमम का, ठीक है ना, मेल फीमेल हो, और वो 1/8/2015 को इनका एज एक्सपायर कर गया, मतलब 1/8/2015 को हुए 40 साल पुर गए, 40 साल 42 साल 37 साल पुर गए, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन उनके लिए फायदा यहाँ पर यह है कि वो फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का उनको छूट दिया गया है, यानी 1/8/2015 तक ही किन्हीं पास ये मैक्सिमम एज आ रहा है, हायर एज वालों को, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपको ये अच्छी बात है। जो हायर एज वाले हैं उनको 4 साल 5 साल 8 साल का आपको मौका मिलने वाला है कि वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख एक चीज और जो है, बिहार के सरकारी सेवकों को 3 अटेम्प्ट का जो मौका मिलने वाला है वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है, ठीक है ना। यदि आप एक बार सरकारी सेवा में आ जाते हैं और अपने हायर वेतनमान में जाने के लिए मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 3 बार अटेम्प्ट बेसिकली आप उन्हीं के लिए समझिए जो सरकारी सेवा में है, और जिनको एज में जिनको चाहिए रिलैक्सेशन उनको भर दीजिए, ठीक है ना। और जिनको एज में नहीं चाहिए नॉर्मली से भरिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और 3 वाला तो अटेम्प्ट यहाँ पर भी लागू है, इसके लिए काफी हल्ला भी हुआ था बीपीएससी में, ठीक है ना। इस खैर ये 3 अटेम्प्ट वाला भी काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है, तो उस चीज को मत छोड़िए। यदि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तभी आप सरकारी सेवा वगैरह का जिक्र कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मली भरिए फॉर्म, ठीक है। आ जाते हैं, ये तो हो गया एज वगैरह का बात हो गया। अब आ जाते हैं इसमें एक और चीज क्या है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, सब के सब नए लगेंगे। नया का कहने का मतलब है आपको पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले 17/5/2022 तक। अभी आपको उसका नंबर डेट वगैरह फॉर्म भरने में शायद आपको जिक्र करे मांगे, तो उसको आपको डालना पड़ेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट, और मान लीजिए कि नहीं डालते, जैसे कि बीपीएससी में डालना पड़ता है, और इसमें मान लीजिए कि नहीं डालना पड़ता है, तब भी आपको इसी डेट का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय मान्य होगा। जैसा कि एनसीएल को लेकर, इसी एनसीएल के मुद्दे को लेकर अभी तक आपको फर्स्ट बीएससी इंटर लेवल का रिजल्ट पब्लिकेशन नहीं किया गया, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, यदि आपने 2011 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है और असिस्टेंट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तब भी आपके लिए मान्य है, ठीक है ना। क्योंकि 2011 के बाद सब कुछ डिजिटली हो गया तो मान्य है नहीं। यदि आप न्यू बनाना चाहते हैं, आपको इजीली बन जाता है तो बना दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए आरटीपीएस के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के, और आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपको कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किनको लगेगा? जो SC ST हैं उनसे, उनको उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जो BC और EBC हैं, यानी कि BC1 और EBC1 में आते हैं, EBC और BC में आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग BC1 BC2 बोलते हैं नॉर्मली बिहार में, तो उनमें आप आते हैं उस कैटेगरी में, तब आपको NCL लगेगा, यानी कि नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट लगेगा। और ये नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट भी आपको अप टू डेटेड होना चाहिए। लेकिन ये BSSC है, BSSC हर एक मर्ज का दवा देती है, तो इसका भी आपको इसका यहाँ पे दवा मिला है। और दवा ये है कि मान लीजिए ये PT फॉर्म भरने का 7/5/2022 से एक साल पहले, यानी कि आप मान लीजिए कि 17/5/2021 के बीच में यदि आपका NCL बना हुआ है इतना के बीच में, तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि आपको मान लीजिए 17/5/2021 से भी 2 साल 3 साल 4 साल पहले का NCL बना हुआ है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हम बाहर जॉब में हैं, हम बना नहीं पाएंगे, कैसे होगा, तो आराम से यदि आपको 2 साल पहले का भी 17/5/2021 से पहले का है, तब भी आपका चल जाएगा। आपको मात्र काम करना पड़ेगा, वो 18वीं फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, ये NCL कहां का चाहिए? तो एक ब्लॉक लेवल से बनता है, CO लेवल से, जिसको राजस्व लेवल बोलते हैं, राजस्व अधिकारी लेवल का, और एक SDO लेवल का। इस दोनों लेवल का बना हुआ है, आपको आंख मूंद करके चलना है, ठीक है ना। बाकी आपको सेंट्रल वाला बना हुआ है, तो उस सबसे आपको अभी मतलब उस पर डिपेंडेंसी खत्म कीजिए, अभी करंट बनवा लीजिए। हाँ, आपको बिहार सरकार यानी कि ब्लॉक लेवल्स और SDO लेवल्स का या फिर DM लेवल तक का भी बना हुआ है, तब भी आपका चलेगा। लेकिन नहीं बना है तो जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। और यदि 2 साल पहले का भी तब भी चलेगा, आपको 18वीं फॉर्म भरना पड़ेगा। और नहीं, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम NCL फिर से बनवाना चाहते हैं EGP में, तो बनवा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। यदि नहीं बनवाना है तब भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं EWS में। EWS वालों के लिए कोई भी यहाँ पे छूट नहीं है, यानी कि आपको 1 साल पुराना तक का मतलब EWS सर्टिफिकेट लगेगा, 17/5/2021 तक का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अब समझिए क्या है, EWS का जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल पहले का फाइनेंशियल ईयर का बनता है, यानी कि ये अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23। अब इसका सर्टिफिकेट जो भी बनेगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का बनेगा, ठीक है ना। 21-22 का मतलब वहां पर आधार पे 21-22 के आधार में ही अभी बनता है। आपका जो इश्यूइंग डेट होगा इसी में डेट होगा। मान लीजिए कि कल के डेट में आपको सर्टिफिकेट निकालते हैं, तो इश्यूइंग डेट आज का ही होगा, लेकिन उसके नीचे में लिखेगा फाइनेंशियल ईयर 2021। और इस बात को लेकर सरसरी BPSC में काफी मथापच्ची हुआ था, तो इस चीज को आप तो क्लियर मान लीजिए कि 1 साल पहले का आपका जो भी आय होता है उसी के आधार पर आपका क्या बनता है, EWS बनता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट बनता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप ये भी मान चलिए 17/5/2022 से लेकर के 17/5/2021 के बीच में आपको कभी भी इस डेट में निर्गत है, तो उसको आप काम करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचने का तरीका ये है कि फाइनेंशियल ईयर बेस का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, जैसा सरस्वती BPSC में स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि उनका सर्टिफिकेट EWS फाइनेंशियल ईयर 2021 के आधार पर निर्गत ही मान होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे बचने का समय है कि यदि आपको मान लीजिए 17/5/2021 से लेकर के 17/5/2022 के बीच का सर्टिफिकेट है तो चलेगा। आपके लिए वो 18वीं वाला फॉर्म भरने का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। 17/5/2021 से पहले का यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो प्लीज बनवा लीजिए, आपके सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, रिस्क मत खेलिए। बाकी BC वाले चल सकते हैं, EBC वाले चल सकते हैं, उनके NCL के लिए उनके कोई हर्ज नहीं है, 18वीं फॉर्म भर के वो काम चला सकते हैं। जो SC ST हैं उनके लिए तो कोई हर्जी नहीं है, सिर्फ उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है ना। आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, जो जनरल वाले हैं उनको भी रेसिडेंस चाहिए, क्योंकि बिहार के मूल निवासी को ही, चाहे वो EWS का आरक्षण का लाभ हो या BC EBC का SC ST का, सबको बिहार के मूल निवासी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो समझ में आ गया कि आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अब बात आ जाते हैं 15 नहीं 35% महिला आरक्षण जो है आपको हॉरिजॉन्टल जो है, इसमें क्या है, प्रत्येक श्रेणी में, यानी BC श्रेणी में तो BC जितना सीट है उसमें महिला का उतना आरक्षण 35% काट के दे दिया गया है, EWS है तो EWS में, ठीक है ना, और SC है तो SC में, ST है तो ST में। लेकिन UR में भी UR के मान लीजिए 187 में करीब 800 के आसपास सीट है, तो इसमें भी आपको महिला आरक्षण 3500 मिलेगा, 35% आरक्षण मिलेगा। और ये 35% आरक्षण महिला, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है। जी हाँ, लूप होल क्या है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो भी आरक्षण मिलता है बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा, लेकिन UR वाले सेक्शन में जब जाते हैं और 35% महिला का आरक्षण की बात होती है, तो उसमें अदर स्टेट के महिला को भी आरक्षण मिल जाता है और मिल रहा है। और अभी जो लूप होल है, यदि वो लूप होल को कसा नहीं जाता है, यदि BSSC कोई स्पष्ट नोटिस नहीं निकालती है, इसका मतलब है आपको भी उसका लाभ मिलेगा यदि आप बाहर के महिला हैं, ये वीडियो देख रही हैं। तो अभी तक जो होता आ रहा है बिहार में, ठीक है ना, इसको लेकर के 1 अप्रैल 2022 को एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है ना, न्यूज नेशन का एक है, देख लीजिए, प्रोटेस्ट भी हुआ था बिहार में कि 35% जब आरक्षण बात करते हैं महिला का, तो वो बिहार के मूल महिला को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 60 से 62 PSC में भी ऐसा देखने को मिला था कि बाहर के महिला को भी बहुत सारा इसमें मतलब मिल गया था। इस बार जो दरोगा का हुआ है भर्ती, ठीक है ना, 2441 भर्ती, वहां पर भी बाहर के महिला को भी, जो UR सेक्शन का जो 35% महिला आरक्षण है, वहां पर भी धड़ल्ले से मिला है, ठीक है ना।
तो ये जो लूप होल है वो लूप होल रहता है कि उसका सीधा सा मतलब है कि जो बीसीसीजीएल है वहां पे जो महिला वाला संवर्ग आएगा, लेकिन महिला आरक्षण के जहां पर आएगा जनरल में यूआर में, वहां पर आपको बाहर के महिला को भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। हालांकि ये लूप होल है, ऐसा क्या है ना कि इस चीज पे कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं है, जिसके कारण इसका ये हो रहा है, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, इसीलिए बाहर के महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिल जा रहा है। तो बिहार के महिला के लिए तो सरासर गलत है, ठीक है ना, लेकिन बाहर के महिलाओं को लिए चलिए फायदा है कि इस लूप होल का फायदा अभी तक पिछले वैकेंसी में मिल रहा है, तो आपको भी मिलने वाला है, तो अच्छी बात है, आप इसका फायदा उठाइए। तो ये कुछ चीजें हैं कि 35% आरक्षण का जो लाभ होगा इस लूप होल के कारण। देखिए लूप होल समझ रहे हैं ना आप, जो बग्स हैं इसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण अभी तक देखा गया, SR से 62 में देखा गया, दरोगा वाले में देखा गया है कि बाहर के महिला को भी लाभ मिल रहा है। इसका मतलब है आपको भी लाभ मिलेगा यदि सरकार या फिर बीएसएससी आगे चल करके इसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीडियो बीएसएससी के ऑफिस में देखा जाता है, क्लियर हो जाए कि नहीं 35% आरक्षण में भी जो यूआर सेक्शन है उसमें महिला को सिर्फ और बिहार के महिला को देखेंगे तब आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो तब तक निश्चित रूप से उसमें आपको भी मौका मिलने वाला है। बिहार के महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपके साथ फायदा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुल मिला के ये बातें हो गई। अब इतना बात होने के बाद आप आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस देख लीजिए इसका। आपको सिलेबस तो नॉर्मली आपको जो इसके वेबसाइट पे दिया गया है, इसके नोटिफिकेशन दिया गया वो सही है। मुख्य रूप से आप समझिए 50 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन विज्ञान का और 50 में आपको जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे। पीटी का भी सिलेबस यही है, मेंस का भी सिलेबस यही है। मेंस में क्या होता है ना, मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा कम करके जीएस जीके को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो ये आपके लिए हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर सिलेबस यही रहने वाला है। बाकी सिलेबस तो आप इसके वेबसाइट से भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारे के सारा इंफॉर्मेशन था जो इस वैकेंसी से पहले था। मुख्य रूप से यदि इस पे पूरे वीडियो का सार बताऊं तो क्या है कि इस पूरे वीडियो का सार है जो 3rd बीएससीजीएल है, इसका मेन पोस्ट आपको सचिवालय सहायक है। सचिवालय सहायक में आपको आना है और इसके लिए आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर्म आप मान के चल सकिए कि 10 लाख प्लस फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, इतना तो मैं श्योर हूं, ठीक है ना। 10 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, ये बात हो गया। आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो नए सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि अंतिम फॉर्म डेट भरने का जो है 17/5/2022 उससे पहले का सब बनवा लीजिए। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर जो भी चीजें हो, कास्ट का हो, रेसिडेंस का हो, बनवा लीजिए। यदि आपके पास पुराना एनसीएल वगैरह है तो आपके पास 18वीं फॉर्म भरने का चांस है। आप ईजीबी में बना सकते हैं, यानी कि 17/5/2021 से पहले का है और चाहते हैं कि आप बना ले तो बना लीजिए। सीओ और एसडीओ लेवल का होना चाहिए, मुख्य रूप से आप दिमाग में ये लेकर के चलिएगा, ठीक है ना। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 17/5/21 से पहले का है तब उनको हर हाल में बनवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहे हैं। यदि स्विंग डेट आपके सर्टिफिकेट लिखा है 17/5/2021 से पहले का तो आप बनवा लीजिए। और एज लिमिटेशन आपने देख ही लिया, जो 1/8/2015 को भी एज एक्सपायर कर रहे थे उनको भी भरने का मौका मिल रहा है। ये चीजें हो गई। एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कुछ नहीं चाहिए, मात्र 2 पोस्ट के लिए बीसीए वगैरह उनको छोड़ना है और ये स्ट्रेट नल एंड वॉइड वैकेंसी है। तो ये तो हो गया आज के वैकेंसी के संबंध में, जो वैकेंसी है इसके संबंध में आपको इतनी चीजें जरूर है। इतनी चीजें यदि आपके पास है, आंख मूंद के जाइए और आप 14 के बाद देख लीजिए, किसी भी दिन फॉर्म भर लीजिए। इतना चीज पहले कर लीजिए। सिलेबस मैंने बता दिया मोटे तौर पर कि सिलेबस में जो सार है 50 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 साइंस और 50 जीएस करंट के क्वेश्चंस रहेंगे। और जब आप फॉर्म भर लीजिएगा फिर उसके बाद तैयारी की बात चलेगी, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे। तो आज पहले तो गांव को बसाइए, फिर वहां पे लोग भी आएंगे, ठीक है ना, और घर भी बनेगा, मकान भी बनेगा और उत्सव भी होगा। तो पहले ये सब चीजें आप लोग निश्चित रूप से कर लीजिए। और कोई डाउट हमको नहीं लगता है कि अब आपको होना चाहिए। 35% वाले की जहां तक बात है तो हाँ, एज ऑफ नाउ अभी तक के अनुसार बाहर के महिलाओं को भी, खासकर जो यूआर सेक्शन होगा, यूआर में जितने सीट होंगे उसमें 35% बाहर को भी मिल जाएगा। ये लूप होल है, कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं है, इसके कारण ऐसा होता आ रहा है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारा सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।